इससे पहले टेंस से रिलेटेड, टेंस से संबंधित 5 क्लासेस आपकी हो चुकी हैं और उन्हीं क्लासेस को हमने जो है वीडियो भी बनाया है और वीडियो बनाकर उनको यूट्यूब पर अपलोड किया गया है। टेंस पार्ट 1, 2, 3, 4, 5, ताकि आप अगर मान लीजिए क्लास में आप नहीं आ पाए किसी दिन, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल मैक्सिमम इंग्लिश विद जीडी शर्मा पर जाकर वो 5 के 5 वीडियोस 1 बाय 1 बैक टू बैक देखने हैं और सीक्वेंस में देखने हैं। पहले टेंथ पार्ट 1, फिर पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 एंड देन पार्ट 5। अब ये 5 क्लासेस के बाद जो है पार्ट 6 है टेंस का, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इससे पहले हमने क्या किया था, पास्ट का ही टेंस किया था, सिंपल पास्ट टेंस, और अब हम कर रहे हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। सबसे पहले इंट्रोडक्शन होगा, परिचय करेंगे। परिचय आप जानते ही हो, जान पहचान, एंड इंट्रोडक्शन, एंड इंट्रोडक्शन। देखो इसको समझना कितना आसान है। यहाँ पर पास्ट का अर्थ क्या है, भूतकाल, भूत बीता हुआ समय, जो समय गुजर गया, पास्ट। तो मतलब इस टेंस में बीते हुए समय के बारे में ही बात होनी है। सेकंड वर्ड है कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यू का अर्थ क्या होता है, चलना, जारी रहना। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस मीन्स वो टेंस जिसमें हमें बताया जाता है कि पास्ट में कार्य हो रहा था, पास्ट में कार्य चल रहा था, बीते हुए समय में कार्य कॉन्टिन्यू था। जो समय बीत गया, गुजर गया, जो समय फिनिश हो गया, तो गुजरे हुए समय में, बीते हुए समय में, पास्ट में कोई कार्य हो रहा था, कोई कार्य चल रहा था, कोई कार्य कॉन्टिन्यू था। कॉन्टिन्यूटी ऑफ वर्क दिखाने के लिए, कॉन्टिन्यूटी ऑफ वर्क बताने के लिए हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। मैं उस समय में बच्चों को पढ़ा रहा था, मैं उस समय बच्चों को पढ़ा रहा था। तो बच्चों को पढ़ाने का जो कार्य है वह चल रहा था, और कहाँ पर, पास्ट में। ठीक है। जब मैंने उसे देखा, वह अपने घर की छत पर टहल रहा था, वह अपने घर की छत पर टहल रहा था। टहलने का कार्य पास्ट में चल रहा था, हो रहा था। अब आप समझ गए होंगे, जब हम यह बताना चाहते हैं पास्ट में कोई कार्य हो रहा था, पास्ट में कोई कार्य चल रहा था, पास्ट में कोई कार्य जारी था, कंटिन्यू था, जब बात की जा रही है उस कार्य के बारे में पास्ट में, तो पास्ट में वो कार्य क्या था, ऑन था, कंटिन्यू था, रुका नहीं था। आप फ़ोन पर किसी से बात कर रहे थे, तो जब आपने किसी व्यक्ति को देखा, उसने बात पूरी नहीं की, बल्कि वो बात कर ही रहा था, आप आगे चले गए। आप फ़ोन पर किसी से बात कर रहे थे, बात करने का जो कार्य है वो कंटिन्यू था, वो चल रहा था, जारी था। तो जब हम बताना चाहते हैं पास्ट में कोई कार्य कंटिन्यू था, जारी था, लगातार निरंतर जारी था, तब आपको किसका यूज़ करना है, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करना है। ये इंट्रोडक्शन है इसका। हाउ टू आइडेंटिफाई, पहचान कैसे करें, हाउ टू आइडेंटिफाई, हाउ टू आइडेंटिफाई। पहचान पता होनी चाहिए। इसके लिए शुरू में तो मैंने शब्द समूहों को लिखा जो वीडियोस बनाए, लेकिन अब मैं पूरे पूरे वाक्य लिखकर जो है आपको और भी ज़्यादा बेटर वे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि वाक्यों में अगर वो शब्दांश या शब्द समूह आते हैं तो उनको आप वाक्यों को देखकर, एग्जाम्पल्स को देखकर ज़्यादा अच्छे से उसको जो है आंकलन कर सकते हैं कि हाँ क्या इसमें पहचान होनी चाहिए। ठीक है। मैं बच्चों को पढ़ा रहा था, पहचान कैसे करें, मैं बच्चों को पढ़ा रहा था, हिंदी में ही वाक्य लिख रहा हूँ मैं बच्चों को पढ़ा रहा था, क्योंकि हमें पहचान बतानी है, इसलिए पहले वाक्य हिंदी में लिखे जाएंगे। मैं, आप भी लिखते जाइए, मैं बच्चों को पढ़ा रहा था, मैं बच्चों को पढ़ा रहा था। यहाँ पर अंडरलाइन कर देता हूँ रहा था, और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, यहाँ पर लिखेंगे रहा था। ओके, ऐसे ही लिखते जाइए साइड बाय साइड इसको। नेक्स्ट है आप किसी से बात कर रहे थे, जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था ना, आप फोन पर किसी से बात कर रहे थे, ये उसका सिमिलर सेंटेंस है। आप किसी से बात कर रहे थे, आप किसी से या किसी व्यक्ति से, किसी से बात, आप किसी से बात कर रहे थे, रहे थे, ये हो गया एक साइड पर, आप ले लीजिए रहे थे। नेक्स्ट सेंटेंस है वह मेरी चुगली कर रही थी,
थर्ड सेंटेंस इज, हिंदी वाक्य ही लिखे जाएंगे। वह, इंग्लिश तक का रास्ता तय करने के लिए हमें पहले हिंदी से ही होकर जाना पड़ेगा। वह मेरी चुगली कर रही थी। वह मेरी चुगली कर रही थी। और यहाँ पर साइड पर लिखेंगे रही थी। वह मेरी चुगली कर रही थी, तो और साथ में लिख दिया हमने ब्रैकेट में रही थी। लड़कियां पार्क में खेल रही थी। लड़कियां साथ साथ लिखते जाइए। लड़कियां पार्क में खेल, लड़कियां पार्क में खेल रही थी। प्लूरल हो गया ना ये लड़कियों के लिए, तो रही थी हो गया, रही थी। लड़कियां पार्क में खेल रही थी। ओके, खेल रही थी भी लिख सकते हो, मेरे हिसाब से खेल रही थी आना चाहिए यहाँ पर। तो अब इसमें हमने क्या लिखा, ब्रैकेट में लिख लिया, मैं बच्चों को पढ़ा रहा था। तो देखिए लिखा हुआ है रहा था, ये है, ये पहचान है, रहा था। आप किसी से बात कर रहे थे, रहे थे। मैं रीड करके देख लेता हूँ एक बार, जो है सारा व्हाइट बोर्ड कवर हो रहा है नहीं हो रहा है। आप किसी से बात कर रहे थे, ब्रैकेट में लिखा है रहे थे। नेक्स्ट है वह मेरी चुगली कर रही थी, और ब्रैकेट में है रही थी। फोर्थ नंबर पर है लड़कियां पार्क में खेल रही थी, और ब्रैकेट में लिखा है रही थी या रही थी लिख सकते हो, ठीक है। तो लड़कियां पार्क में खेल रही थी। ये देखिए रहा था, रहे थे, रही थी, रही थी, ये शब्द समूह हैं। यदि किसी भी हिंदी वाक्य के लास्ट में, किसी भी हिंदी वाक्य के लास्ट में रहा था, रहे थे, रही थी, रही थी, इनमें से कोई भी एक शब्द समूह दिया गया है, तो ये बात निश्चित मान लीजिए ऐसे हिंदी वाक्य को आप इंग्लिश में पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ ही कनेक्ट करेंगे। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ ही इसका डायरेक्ट लिंक माना जाएगा। ये तो हो गई पहचान, हाउ टू आइडेंटिफाई। इसके बाद अगला स्टेप क्या है, आप जानते होंगे। पहले इंट्रो करते हैं हम टेंस में, फिर आइडेंटिफाई करते हैं, और उसके बाद हम करते हैं फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। और उसमें सबसे पहले क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ एफर्मेटिव सेंटेंसेस। ओके, चलिए इसको हटा देते हैं। इंट्रोडक्शन हो गया, हाउ टू आइडेंटिफाई हो गया ना। इसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ एफर्मेटिव या इसको पॉजिटिव कह सकते हैं। पॉजिटिव सेंटेंसेस, सकारात्मक वाक्य की रचना। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में एफर्मेटिव सेंटेंसेस की प्रश्नवाचक वाक्यों की रचना कैसे की जाती है, इसके लिए क्या रूल है। इसके लिए रूल है सब्जेक्ट प्लस बोध या वर्ब। बोध या वर्ब क्या होंगे, हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रियाएं। हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रियाएं। बोध या वर्ब में से एक हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ऑब्जेक्ट वगैरह इसके बाद यूज कर सकते हैं आप। ओके, फुल स्टॉप। सब्जेक्ट सबसे पहले, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया के रूप में बोध या वर्ब का यूज करेंगे। इसके बाद बोध या वर्ब हेल्पिंग वर्ब के बाद, इन दोनों में से एक हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपको किसका यूज करना है, आईएनजी का यूज करना है। जहां पर भी ये कॉन्टिन्यूअस होता है ना, वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज होता ही होता है। आप शुरू से लेकर लास्ट तक जहां जहां पर ये कॉन्टिन्यू वर्ड आएगा, आप देखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज किया जा रहा है, ठीक है। कहां पर बोध का यूज हो, कहां पर वर्ब का यूज हो। बोध यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है, अकेला है, एक वचन है, तब आपको हेल्पिंग वर्ब के रूप में बोध का यूज करना है। यदि सब्जेक्ट प्लूरल है, बहुवचन है, सब्जेक्ट में एक से अधिक लोग शामिल हैं, उस कंडीशन में आपको सब्जेक्ट के साथ, उस बहुवचन सब्जेक्ट के साथ सहायक क्रिया के रूप में वर्ब का यूज करना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज तो होगा ही होगा,
चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, एक वचन है या बहुवचन है, सब्जेक्ट चाहे एक व्यक्ति को रिप्रेजेंट करता है, 2 को, 3 को, 5 को, कितने भी व्यक्तियों को, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का आना तो कंपलसरी है, क्योंकि जो कॉन्टिन्यूस जहां वर्ड होता है, चाहे वो प्रेजेंट में हो या पास्ट में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जो है इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। ये ऐसा फीचर है फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, चाहे आप इसके नेगेटिव सेंटेंसेस बनाओ, पॉजिटिव बना रहे हैं अभी आप, फिर नेगेटिव बनाओ या इंटरोगेटिव, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज तो होगा ही होगा। ठीक है, अब इस पर बेस्ड कुछ सेंटेंसेस लिख लेते हैं। आई वॉज स्टडिंग इन माई रूम, फर्स्ट सेंटेंस है आई वॉज स्टडिंग, आई वॉज स्टडिंग, आई वॉज स्टडिंग इन माई रूम, इन माई रूम, मैं अपने कमरे में स्टडी कर रहा था, मैं अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा था। सब्जेक्ट आई है, आई में सिंगुलर एक वचन सब्जेक्ट है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब के रूप में वॉज का यूज किया गया है। फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज तो होगा ही होगा, वो आप जानते हैं, सभी के साथ हमें फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज तो करना ही करना है। नेक्स्ट है यू वर स्लीपिंग एट दैट टाइम, उस समय पर आप सो रहे थे। सेकेंड एग्जाम्पल मैंने लिया है यू वर स्लीपिंग, you were sleeping at that time, at that time, आप उस समय पर सो रहे थे, you were sleeping at that time। सब्जेक्ट you क्या है, आप, बहुवचन सब्जेक्ट है, प्लूरल है, तो यहाँ पर आपने सहायक क्रिया के रूप में किसका यूज किया, वर का यूज किया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज तो होगा ही होगा, स्लीप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसमें आईएनजी यूज कर लिया, स्लीपिंग, स्लीप मीन सोना। यू वर स्लीपिंग एट दैट टाइम, उस समय पर आप सो रहे थे। किसी व्यक्ति ने दूसरे से कहा है जब मैं आपके घर आया, यू वर स्लीपिंग एट दैट टाइम, आप उस समय सो रहे थे। नेक्स्ट है शी वॉज टैटलिंग, जानते हैं टैटल का अर्थ क्या होता है, पहले ही बताया था आपको, चुगली करना। यू वर टैटलिंग, यू वर शी वॉज, शी कर देते हैं यहाँ पर, शी वॉज टैटलिंग, शी वॉज टैटलिंग। She was tattling, she सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो जो सब्जेक्ट सिंगुलर है उसके साथ हेल्पिंग वर्ब के रूप में बोथ का यूज किया जाएगा। टैटल चुगली करना, फर्स्ट फॉर्म में एनजी का यूज किया गया है, टैटलिंग। वैसे टैटल के स्पेलिंग होते हैं TATTLE, टैटल, और आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स इस बात को जानते हैं, यदि इंग्लिश में कोई भी वर्ब है, कोई भी क्रिया है, कोई भी वर्ब है और उसमें लास्ट लेटर, आखिरी का लास्ट का जो अक्षर है वो ई है, और उसमें कोई कहीं पर हमें ग्रामर की ऐसी रिक्वायरमेंट आ गई कि अब उसमें आईएनजी का लगाना जरूरी है, जैसे यहाँ पर जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो तो टैटल है, TATTLE, टैटल, और ग्रामर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमें किसका यूज़ करना है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज़ करना है। तो अब हमें टैटल में आईएनजी का यूज़ करना है, तो जैसे ही टैटल में आईएनजी का यूज़ करेंगे लास्ट से जो ई लेटर है वो हट जाएगा, टैटलिंग। ऐसा एक नहीं, बहुत से वर्ड्स हैं, ये भी ग्रामर का एक पॉइंट है, जैसे मैंने लिखा है टैटल, TATTLE, टैटल प्लस आईएनजी, तो ये बन जाएगा टैटलिंग, TATTLING, टैटलिंग। लेकिन इसमें जो है ई नहीं होगा, ई लेटर अगर हम किसी वर्ब में आईएनजी लगाने जा रहे हैं ग्रामर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ग्रामर की कोई आवश्यकता जरूरत आ गई, कंडीशन आ गई, और किसी ऐसे वर्ब में जिसमें लास्ट लेटर ई है वहाँ पर आईएनजी लगाना जरूरी है, तो आईएनजी लगाने से पहले ई को रिमूव करना होगा। देखिए एक कॉमन सा वर्ड है राइट, WRIT, राइट, इसमें हम लगाएंगे प्लस आईएनजी, तो हमें ऑब्टेन होगा राइटिंग, WRITING, राइटिंग। देखिए यहाँ से भी जो है ई फिनिश हो गया, राइटिंग लिखना। ऐसे ही है टेक, टेक होता है, बहुत सी सेंस में बहुत से वोकैब बनते हैं टेक से, टेक प्लस आईएनजी लगाएंगे तो ये हो जाएगा टेकिंग, TAKING, यहाँ से भी। तो मतलब साफ है, जो अर्थ है वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। क्या समझाना चाहता हूँ मैं आपको, यदि
किसी वर्ब में, किसी क्रिया में, इंग्लिश में वर्ब वर्ड है, अगर उस क्रिया शब्द में आप आईएनजी का यूज करने जा रहे हैं, ग्रामर की रिक्वायरमेंट ऐसी आ गई है, ग्रामर की कंपल्शन आ गई और आप उसमें आईएनजी ऐड करने जा रहे हैं, तो आईएनजी ऐड करने से पहले आपको ई को हटाना होगा। टैटल प्लस आईएनजी टैटलिंग, राइट प्लस आईएनजी राइटिंग और टेक प्लस आईएनजी टेकिंग। इनमें से जो आईएनजी आपने लगाया है, आईएनजी को लगाने से पहले ई को रिमूव कर दिया गया है। ओके, चलिए ये तो एक अलग पॉइंट था, जरूरी था इसलिए मैंने आपको बताया। शी वॉज टैटलिंग, वह चुगली कर रही थी। नेक्स्ट है पूरन वॉज टेलिंग अ लाई। सेंटेंस नंबर 4, PURAN, पूरन वॉज टेलिंग अ लाई। टेल अ लाई क्या होता है? झूठ बोलना। टेलिंग अ लाई, झूठ बोलना। जैसे टेल होता है बताना, और ए का अर्थ क्या है? ए या अ, झूठ। एक और लाई का अर्थ क्या है? झूठ। टेल अ लाई शब्दों के हिसाब से तो हिंदी यही बनेगी, एक झूठ बोलना, पर हम प्रैक्टिकली क्या बोलते हैं? झूठ बोलना। एक झूठ बोलना, ऐसा नहीं बोलते, झूठ बोलना डायरेक्ट बोलते हैं, एक वर्ड को हटा लेते हैं ट्रांसलेशन में। टेलिंग अ लाई, पूरन वॉज टेलिंग अ लाई, पूरन झूठ बोल रहा था। पूरन सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन सब्जेक्ट है, इसलिए सहायक क्रिया के रूप में वॉज का यूज किया गया। फर्स्ट फॉर्म टेल में आईएनजी का यूज किया गया है। नेक्स्ट है द गार्डनर वॉज वाटरिंग द प्लांट्स। सेंटेंस नंबर 5 है द गार्डनर, गार्डन जानते हैं ना, जो बाग होता है ना, वॉज वाटरिंग द प्लांट्स, वाटरिंग द प्लांट्स। जो माली है वो पौधों में पानी दे रहा था, है ना। जो गार्डनर है वो सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब के रूप में वॉज का यूज किया गया है। और वाटर का अर्थ है पानी देना। सोच रहे होंगे आप में से बहुत से स्टूडेंट्स की वाटर का अर्थ तो पानी होता है, आज आप पानी देना बोलने लग गए। जब मैं कहता हूँ वाटर का अर्थ पानी है, तो वहाँ पर तो वो क्या है? एक नाउन है, संज्ञा है। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनका यूज़ हम संज्ञा के रूप में भी करते हैं, नाउन के रूप में भी करते हैं, और उन शब्दों का यूज़ हम वर्ब के रूप में भी करते हैं। जैसे एक वर्ड आपके सामने है वाटर, वाटर का अर्थ क्या है? पानी। जैसे कहते हैं ना कि ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मेरे लिए पानी का एक गिलास लेकर आओ। तो यहाँ पर जब आपने कहा वाटर, मैं वाटर पीना चाहता हूँ, मैं पानी, मैं टेक वाटर, क्या मैं पानी ले सकता हूँ? मैं ड्रिंक वाटर, क्या मैं पानी पी सकता हूँ? तो जब आपने ये वाटर वर्ड यूज़ किया इतने वाक्यों में, तो यहाँ पर आपने वाटर का नाउन की सेंस में यूज़ किया है। वाटर किस सेंस में है? पानी। और वाटर को आप पानी देना वर्ब की सेंस में यूज़ कर सकते हैं, तब वाटर का अर्थ होगा पानी देना। तो इसकी फॉर्म्स क्या होंगी? वाटर, वाटर्ड, वाटर्ड, और वाटर में आईएनजी लगाया तो क्या बन गया? वाटरिंग बन गया। तो बहुत से एक और वर्ड है कॉम, कंघी, जिसे कंघा बोलते हैं ना, कंघा, कॉम। और कॉम का अर्थ कंघी करना भी होता है। ऐसे हैं कुछ वर्ड। टेलीफोन एक वर्ड है, टेलीफोन तो आप कहेंगे जो पुराने ज़माने का हुआ करता था, अब तो मोबाइल फ़ोन आ गए। टेलीफोन, तो टेलीफोन का अर्थ है टेलीफोन, लेकिन टेलीफोन वर्ब भी है। टेलीफोन करना मतलब टेलीफोन करना, टेलीफोन, टेलीफोन, टेलीफोन। कॉम कंघी, और कॉम का अर्थ है कंघी करना, COMP, कॉम, कंघी, और कॉम का अर्थ कंघी करना भी होता है, कॉम, कॉम्ड, कॉम्ड। ठीक है, कुछ वर्ड ऐसे हैं। चलो मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ यहाँ पर आ जाए। वाटर ये नाउन भी है और ये वर्ब भी है। क्या ये कवर हो पा रहा है? एक बार ये भी देखना पड़ेगा, ज़्यादा हाइट भी लिख दिया शायद हमने, कवर नहीं हो पाएगा। चलिए यहाँ लिखते हैं नाउन वर्ब। ये वर्ड है वाटर, WATER वाटर, COMB कॉम, और टेलीफोन। ये वर्ड है, एक बार वीडियो में देखना पड़ेगा। क्लास में तो आप लिख ही रहे हैं, व्हाइट बोर्ड में दिखाई दे रहा है, हाँ उसमें भी है, वीडियो में भी कवर हो पा रहा है, इसीलिए मुझे इस साइड आना पड़ा। तो वाटर, कॉम और टेलीफोन, ये शब्द नाउन का रोल भी प्ले करते हैं, नाउन भी हैं, संज्ञा भी हैं, और ये वर्ब भी हैं। वाटर का नाउन के, अगर हम नाउन माने तो वाटर का अर्थ है पानी, और वर्ब माने तो वाटर का अर्थ है पानी देना। कॉम को अगर नाउन माने तो इसका अर्थ है कंघी, कंघा, और अगर इसको वर्ब माने तो कंघी करना।
टेलीफोन को नाउन माने तो टेलीफोन जो पुराने ज़माने का हुआ करता था, कुछ घरों में कुछ स्थानों पर अब भी है। और अगर इसको वर्ब माने तो टेलीफोन करना, ठीक है। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो नाउन के रूप में भी प्रयोग होते हैं और आवश्यकता पड़ने पर वर्ब के रूप में, क्रिया के रूप में भी उनको प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर वाटर जो वर्ड यूज़ किया गया है वो वर्ब के लिए यूज़ किया गया है। द गार्डनर वॉज वाटरिंग द प्लांट्स, माली जो है वो पौधों में पानी दे रहा था। ये तो हमने सीखा है फॉर्मेशन ऑफ एफर्मेटिव सेंटेंसेस कि हम एफर्मेटिव सेंटेंसेस लिख लिया, एफर्मेटिव सेंटेंसेस की रचना कैसे करें। अब हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस, फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस, ना वाले वाक्य की रचना कैसे की जाती है। ओके, फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस, यहाँ नेगेटिव लिख देंगे, बाकी तो सारा ऐसे ही रहेगा। फॉर्मेशन ऑफ NEGATIV, नेगेटिव, नेगेटिव मीन्स नकारात्मक। इंग्लिश ग्रामर में पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर नेगेटिव सेंटेंसेस की, ना वाले वाक्यों की, नकारात्मक वाक्यों की फॉर्मेशन कैसे की जाती है। इसके लिए क्या रूल है, सबसे पहले है सब्जेक्ट प्लस सहायक क्रिया के रूप में वही दोनों सेम वर्ड हैं, वो दिया वर्ब। क्योंकि हमें नेगेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन करनी है इसलिए हमें नोट को भी यूज करना होगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जो है वो कंपल्सरी है। वेयर देयर इज कॉन्टिन्यूअस, जहाँ कहीं पर भी कॉन्टिन्यूअस है, ये वर्ड आ गया ना कॉन्टिन्यूअस, वहां पर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को तो यूज करना ही करना है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी ऐसे किया था, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में भी ऐसे ही कर रहे हैं, और जब आप अभी आप करेंगे ना फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, तब भी आपको यही करना पड़ेगा। जब कॉन्टिन्यू वर्ड आ गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को तो यूज करना ही पड़ता है। अच्छे से अपने दिमाग में इस बात को बिठा लीजिए। सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। एग्जाम्पल, परब वॉज नॉट फ्लाइंग काइट, परब वॉज नॉट फ्लाइंग काइट, परब पतंग नहीं उड़ा रहा था, ना कहा गया। परब वॉज, किसी ने कहा परब पतंग उड़ा रहा था, तो सामने से जवाब आया नहीं नहीं, परब वॉज नॉट फ्लाइंग काइट, परब पतंग नहीं उड़ा रहा था। चिल्ड्रन वर नॉट वॉचिंग टीवी, चिल्ड्रन वर नॉट वॉचिंग, चिल्ड्रन वर नॉट वॉचिंग टीवी, बच्चे टीवी नहीं देख रहे थे। नेक्स्ट है हिज मदर वॉज नॉट वॉशिंग क्लोथ्स, हिज मदर वॉज नॉट वॉशिंग क्लोथ्स, हिज मदर वॉज नॉट वॉशिंग क्लोथ, उसकी मदर कपड़े नहीं धो रही थी। आरव वॉज नॉट आंसरिंग, आरव वॉज नॉट आंसरिंग, आरव वॉज नॉट आंसरिंग, आरव आंसर नहीं दे रहा था, आरव उत्तर नहीं दे रहा था, आरव वॉज नॉट आंसरिंग। नेक्स्ट है दे वर नॉट डिगिंग अ वेल, दे वर नॉट डिगिंग या ए वेल, वे कुआं नहीं खोद रहे थे। देखिए पर्व क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में वॉज का यूज किया गया है। चिल्ड्रन बच्चे, एक से अधिक बच्चे, ठीक है, बहुवचन सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, सहायक क्रिया के रूप में वर्ब का यूज किया गया है। हिज मदर, उसकी माताजी, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब के रूप में वॉज का यूज किया गया है। आरव सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन सब्जेक्ट है, इसलिए सहायक क्रिया के रूप में हेल्पिंग वर्ब के रूप में वॉज का यूज किया गया है। दे, वे या वो, एक से अधिक लोग हैं, प्लूरल सब्जेक्ट है, बहुवचन सब्जेक्ट है, सहायक क्रिया के रूप में वर्ब का यूज किया गया है। और नेगेटिव सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब के एकदम बाद, वॉज के बाद नॉट, वॉज के बाद वर्ब के बाद नॉट, वॉज के बाद नॉट, वॉज के बाद नॉट, और यहाँ पर भी वर्ब के बाद नॉट, एकदम बाद, हेल्पिंग वर्ब के एकदम बाद हमने ना वाला वाक्य बनाने के लिए नोट का यूज किया है।
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज तो सभी में किया जाएगा। एक और देखिए, आपने ध्यान दिया होगा यहाँ पर आंसरिंग, अभी मैंने बताया था ना, यहाँ पर भी यही है। आंसर का अर्थ क्या होता है? आंसर क्या? उत्तर। क्वेश्चन का आंसर दीजिए, उत्तर। और यहाँ पर आंसर जो वर्ड यूज किया गया है एज ए वर्ब, वर्ब के रूप में यूज किया गया, उत्तर देना। एक आंसर, ये भी नाउन, नाउन भी है और वर्ब भी है, नाउन एंड वर्ब। अभी मैं बात कर रहा था ना, तो ये भी उसी कैटेगरी का वर्ड है, आंसर, ANSWR, आंसर। अगर नाउन में लेके चलें तो इसका अर्थ है उत्तर, और वर्ब में लेके चलें तो आंसर का अर्थ होगा उत्तर देना। तो अगर हम इसे वर्ब मान लेते हैं, फर्स्ट फॉर्म होगी आंसर, सेकंड फॉर्म होगी आंसर्ड, थर्ड फॉर्म होगी आंसर्ड। ध्यान रखना, अभी बताया था, फिर से आपको एग्जांपल दे दिया। ये हो गए हमारे फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस इन पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो है नेगेटिव, नकारात्मक वाक्यों की फॉर्मेशन कैसे करते हैं। अब हम सीखेंगे फॉर्मेशन ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। ओके, फॉर्मेशन ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। फॉर्मेशन ऑफ, लिखते जाइए, मैं बोल रहा हूं तो आप सुन के भी लिख सकते हैं, व्हाइट बोर्ड पर लिखने का वेट ना करें। फॉर्मेशन ऑफ इंटरोगेटिव sentences इन पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक वाक्यों की रचना कैसे करें, इसके लिए क्या रूल है? वॉज या वर हेल्पिंग वर्ब के रूप में, वॉज कैपिटल, वॉज या वर डब्ल्यू कैपिटल, वॉज कैपिटल नहीं डब्ल्यू कैपिटल, सॉरी, WR वर डब्ल्यू कैपिटल, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का आना कंपलसरी है, क्योंकि हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की फॉर्मेशन कर रहे हैं। नेगेटिव हो गया, इंटरोगेटिव है। एग्जाम्पल लेते हैं, वो शी सिंगिंग अ सॉन्ग, वॉज शी सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या वह एक गीत गा रही थी, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है, वर द पीपल रेजिंग स्लोगन्स, वर द पीपल, वर द पीपल रेजिंग स्लोगन्स, क्या लोग, रेज स्लोगन होता है नारे लगाना, वर द पीपल रेजिंग स्लोगन्स, क्या लोग नारे लगा रहे थे। नेक्स्ट है, वर यू टेलिंग द ट्रूथ, क्या आप सच बोल रहे थे, वर यू टेलिंग द ट्रूथ, क्या आप सच बोल रहे थे। साइन ऑफ इंटरोगेशन, क्वेश्चन मार्क का आना जरूरी है। नेक्स्ट है, वॉज मिस्टर शर्मा रिव्यूइंग हिज स्टूडेंट्स, वॉज मिस्टर शर्मा रिव्यूइंग हिज स्टूडेंट्स, क्या मिस्टर शर्मा अपने विद्यार्थियों को बुरी तरह से गुस्से में डांट रहे थे। स्कोल्ड होता है डांटना, प्यार से समझाते हुए डांटना, जैसे छोटे बच्चों को डांट लगाई जाती है। लेकिन अगर बच्चे ज़्यादा बड़ी गलती करें तो फिर उन्हें डांट से भी बड़ी डांट पड़ती है। डांट से भी ज़्यादा बड़ी खतरनाक डांट होती है रिब्यूक करना, फटकार, हिंदी में वर्ड है ना, स्कोल्ड डांटना, और रिब्यूक करना फटकार लगाना, रिब्यूकिंग। वॉज मिस्टर शर्मा रिब्यूकिंग हिज स्टूडेंट्स, क्या मिस्टर शर्मा अपने विद्यार्थियों को फटकार लगा रहे थे, बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से डांट रहे थे। वॉज योर ब्रदर राइटिंग अ लेटर, लास्ट सेंटेंस है इसमें, वॉज योर ब्रदर राइटिंग
वॉज योर ब्रदर राइटिंग अ लेटर, क्या आपका भाई पत्र लिख रहा था? वॉज योर ब्रदर राइटिंग अ लेटर, क्या आपका भाई पत्र लिख रहा था? तो ये देखिए यहाँ पर शी सिंगुलर सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में वॉज का यूज किया गया है। द पीपल, लोग, जो है ग्रुप ऑफ जो पर्सन होता है वो द पीपल, व्यक्तियों का समूह पीपल हो गया, प्लूरल है, तो यहाँ पर सहायक क्रिया के रूप में वर्ब का यूज किया गया है। फिर यू हमेशा इसको क्या मानते हैं? प्लूरल मानते हैं, बहुवचन मानते हैं, सब्जेक्ट बहुवचन है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में वर्ब का यूज किया गया है। मिस्टर शर्मा सिंगुलर एक वचन सब्जेक्ट है, सहायक क्रिया के रूप में वॉज का यूज किया गया है। योर ब्रदर, अब कई बार आपको लगता है योर तो जो है क्या होता है? प्लूरल होता है, बहुवचन होता है। आपकी बात सही है, योर प्लूरल होता है, बहुवचन होता है, लेकिन यहाँ पर योर शब्द सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट में आपको इन दोनों शब्दों को लेना होगा। योर ब्रदर, आपका भाई। योर ब्रदर थोड़ी कहा है, आपके बहुत सारे भाई नहीं कहा है, योर ब्रदर आपका भाई, एक सिंगल ब्रदर की बात हुई है। तो इन दोनों शब्दों के कॉम्बिनेशन से बना है सब्जेक्ट, योर ब्रदर आपका भाई। तो ये क्या हुआ? सिंगुलर हुआ ना, एक वचन हुआ, इसलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में किसका यूज किया गया है? वॉज का। वॉज योर ब्रदर राइटिंग अ लेटर, क्या आपका भाई पत्र लिख रहा था? तो यहाँ तक फॉर्मेशन कंप्लीट हो गई। एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव की फॉर्मेशन हमने सीख ली, किसमें? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। अब हम करेंगे वेयर टू यूज, कहाँ पर प्रयोग करें? वेयर टू यूज करना है हमें, ये सीखना है, वेयर टू यूज। ओके, वेयर टू यूज, प्रयोग कहाँ करें? लिख लेता हूं उसको भी। वेयर टू यूज, प्रयोग कहाँ करें? सबसे पहला रूल तो वही है, जब पास्ट में बीते समय में कार्य चल रहा था, वही जो हमने इंट्रो में किया। जब पास्ट में बीते हुए समय में कार्य चल रहा था, जब पास्ट में बीते हुए समय में कार्य चल रहा था, ऐसा बताने के लिए हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। ही वॉज स्ट्रोलिंग, वह टहल रहा था। ही वॉज स्ट्रोलिंग, STROLLING, ही वॉज स्ट्रोलिंग, वह टहल रहा था, पास्ट में कार्य हो रहा था। चिल्ड्रन वर प्लेइंग क्रिकेट, सेकंड है चिल्ड्रन वर प्लेइंग क्रिकेट, बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, चिल्ड्रन वर प्लेइंग क्रिकेट। तो ये भी कार्य पास्ट में हो रहा था। चिल्ड्रन बहुवचन सब्जेक्ट है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब के रूप में वर्ब का यूज किया गया है। ही, वह लड़का, वह सिंगुलर है, और इसलिए सिंगुलर सब्जेक्ट एक वचन सब्जेक्ट के साथ हमने हेल्पिंग वर्ब के रूप में वॉज का यूज किया। फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज तो सभी के साथ होना है, ये आप अच्छे प्रकार से जान गए होंगे। नेक्स्ट है, पास्ट में दो कार्य दिए गए, एक कार्य चल रहा था, दूसरा कार्य समाप्त हो गया। पास्ट में दो कार्य, सेकंड पॉइंट है, पास्ट में बीते हुए समय में, भूतकाल में दो कार्य, पास्ट में दो कार्य, एक कार्य चल रहा था, और दूसरा कार्य पूरा हो गया, एक ही वाक्य में ऐसा हो जाता है कि पास्ट में दो कार्य की बात की गई है, एक ही वाक्य के अंदर पास्ट में दो कार्यों की बात की गई है, तो उसमें कंडीशन क्या है? एक कार्य तो चल रहा था, हो रहा था, और दूसरा कार्य क्या है? बीच में शुरू हुआ और समाप्त भी हो गया, कंप्लीट भी हो गया। तब क्या करेंगे हम? सेंटेंस लिखते हैं, हर्षित वॉज स्लीपिंग व्हेन द टेलीफोन बेल रैंग। हर्षित वॉज स्लीपिंग, यहाँ लिख देते हैं सेंटेंस, हर्षित वॉज स्लीपिंग
when the phone when the bell rang. Harshit was sleeping when the telephone bell rang. When the telephone बेल रैंग। देखिए पास्ट में दो कार्य हुए, ये कार्य भी पास्ट में हुआ और ये कार्य भी, दोनों कार्यों का संबंध पास्ट से है। टेलीफोन की घंटी, एक व्यक्ति सो रहा था, हर्षित नाम है उस बच्चे का, व्यक्ति का। हर्षित वो स्लीपिंग, हर्षित सो रहा था। व्हेन द टेलीफोन बेल रैंग, जब टेलीफोन की घंटी बजी। टेलीफोन की घंटी तो 1 मिनट 2 मिनट के लिए बजेगी, एक बार 2 बार बजने के बाद बंद हो जाएगी। तो वो कार्य बीच में शुरू हुआ और बीच में ही फिनिश हो गया। तो जब पास्ट में दो कार्य हुए थे, एक कार्य बीच में शुरू होकर बीच में ही फिनिश हो गया, उसके लिए हम यूज करेंगे सिंपल पास्ट टेंस का। किसका यूज करेंगे? सिंपल पास्ट टेंस, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाएगा। ये देखिए, ये कार्य बीच में शुरू हुआ और बीच में ही पूरा हो गया। रैंग, घंटी बीच में ही बजना शुरू हुई और बजने के बाद बंद भी हो गई। 1 मिनट 2 मिनट या एक बार 2 बार बजने के बाद बंद हो गई। घंटी बजने का कार्य शुरू हुआ और बीच में ही फिनिश हो गया। तो जो कार्य बीच में शुरू हुआ और पूरा हो गया, कंप्लीशन के लिए सिंपल पास्ट टेंस का यूज किया गया है। वर्ब की सेकंड फॉर्म, रिंग, रैंग, रन। रिंग फर्स्ट फॉर्म, रैंग सेकंड फॉर्म और रन थर्ड फॉर्म। तो रैंग सेकंड फॉर्म का यूज किया। और दूसरा कार्य अभी पूरा नहीं हुआ, वो कार्य कंटिन्यू था, चल रहा था, हो रहा था। हर्षित वो स्लीपिंग, हर्षित सो रहा था। तो घंटी बजने से डिस्टर्ब नहीं हुआ, गहरी नींद में था, सोता ही रहा वो, ठीक है ना। हर्षित वो स्लीपिंग व्हेन द टेलीफोन बेल रैंग। तो जो कार्य चल रहा था, हो रहा था, उसके लिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ये है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जिसको हम कर रहे हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस लिख सकते हो आप। वो स्लीपिंग, वो वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को कहेंगी। एक कार्य बीच में शुरू हुआ, पूरा हो गया, उसके लिए सिंपल पास्ट टेंस। और कोई कार्य चल रहा था, रुका नहीं, चल रहा था, हो रहा था, उसके लिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हर्षित वो स्लीपिंग व्हेन द टेलीफोन बेल रैंग। हर्षित सो रहा था जब टेलीफोन की घंटी बजी। नेक्स्ट है, द स्टूडेंट्स वर मेकिंग अ नॉइज व्हेन द टीचर एंटर्ड द क्लास। सेकंड एग्जांपल है, द स्टूडेंट्स वर मेकिंग the students were making a noise when the teacher entered the class जब अध्यापक ने कक्षा में प्रवेश किया, तो उस समय जो विद्यार्थी हैं वो क्या कर रहे थे? शोर कर रहे थे। तो इसमें दोनों कार्यों, दो कार्य हुए हैं और दोनों कार्यों का जो संबंध है इस वाक्य में, दो कार्य जो हैं उनका दोनों कार्यों का संबंध किससे है? पास्ट से है। अब देखिए, एक हिस्से से पता चलता है पास्ट में कार्य चल रहा था, हो रहा था, और ये दूसरे भाग से पता चलता है बीच में ही कार्य शुरू हुआ। अब मान लीजिए टीचर क्लास में आ रहा है, तो जैसे ही वो क्लास से बाहर है, अब उसने जैसे पाँव उठाया तो एंटर करना शुरू हुआ ना, और जैसे उसने दोनों कदम अंदर रखे तो एंटर करने, अब तो क्लास में आ गया ना, कक्षा में एंटर हो गया, तो एंटर करने का कार्य शुरू भी हुआ और खत्म भी हो गया। जैसे उसने एंटर किया तो एंटर करने कार्य जो है वो कंप्लीशन में आ गया। तो उसके लिए हमने किसका यूज किया है? सिंपल पास्ट टेंस का, एंटर्ड, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है, एंटर्ड। यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का सिंपल पास्ट टेंस का यूज किया गया। जो कार्य बीच में शुरू हुआ और पूरा हो गया उसके लिए सेकंड फॉर्म, और जो कार्य अभी चल रहा था, हो रहा था, कंटिन्यू था, उसके लिए हमने किसका यूज किया है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। वर मेकिंग अ नॉइज, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। द स्टूडेंट्स वर मेकिंग अ नॉइज, विद्यार्थी शोर कर रहे थे। व्हेन द टीचर एंटर्ड द क्लास, जब अध्यापक ने कक्षा में प्रवेश किया। पास्ट में एक ही वाक्य में दो कार्य हैं और दोनों कार्यों का संबंध पास्ट से है। जो कार्य शुरू हुआ था और पूरा हुआ था उसके लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, यानी कि सिंपल पास्ट टेंस का यूज करेंगे। जो कार्य पूरा नहीं हुआ था, कंप्लीट नहीं हुआ था, बल्कि वो कार्य कंटिन्यू था, चल रहा था, जारी था, उसके लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। नेक्स्ट है, एक और रूल है इसमें, भूतकाल में, पास्ट में बीते हुए समय में दो कार्य एक साथ चल रहे हों, तब क्या करेंगे? अगर भूतकाल में दो कार्य दिए गए हैं, यहाँ तो एक कार्य हुआ था, शुरू हुआ था और फिनिश हुआ था, और दूसरा कार्य चल रहा था,
तब क्या होगा जब दोनों ही कार्य चल रहे हों। गैस करो, सोचो, मेगा गैस, अंदाजा लगाओ क्या करेंगे। यदि दो कार्य पास्ट में, पहला कार्य भी चल रहा था, दोनों एक ही वाक्य के अंदर दो कार्य दिए गए हैं और दोनों ही कार्यों का संबंध किससे है, पास्ट से है, भूतकाल से है, और दोनों ही कार्य चल रहे थे। भूतकाल में बीते हुए समय में, पास्ट में दो कार्य एक साथ चल रहे थे। दो कार्य एक साथ चल रहे थे। तो ऐसी स्थिति में, क्योंकि दोनों ही कार्य चल रहे थे, दोनों ही कार्य हो रहे थे, ऐसी स्थिति में दोनों ही कार्यों के साथ, चाहे वो कार्य अलग अलग थे लेकिन चल एक साथ रहे थे, तो ऐसी स्थिति में दोनों ही कार्यों के साथ हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को यूज कर लेते हैं। एग्जाम्पल है, वाइल शी वॉज डांसिंग हर सिस्टर वॉज सिंगिंग। वाइल she was dancing, while she was dancing, her sister was singing। जिस अवधि में, जिस दौरान वह डांस कर रही थी, हर सिस्टर वो सिंगिंग, उसकी बहन गा रही थी। देखो दो ही काम हो रहे हैं एक ही रूम के अंदर या एक ही प्लेस पर, जो है दो बहनें, एक कार्य, एक सिस्टर क्या कर रही है, डांस कर रही है, और दूसरी सिस्टर का कार्य क्या है, एक सिस्टर कौन सा कार्य कर रही थी, डांस करने का, और दूसरी सिस्टर कौन सा कार्य कर रही थी, सिंग करने का। वाइल शी वॉज डांसिंग, जब वह डांस कर रही थी, हर सिस्टर वॉज सिंगिंग, उसकी बहन गीत गा रही थी। तो दो कार्य एक साथ, एक ही स्थान पर दो कार्य चल रहे थे, पहला कार्य भी चल रहा था और सेकंड वर्ग दूसरा कार्य भी चल रहा था। जब इस तरह की स्थिति आती है तब दोनों ही कार्य, क्योंकि दोनों ही कार्य किसमें थे, कॉन्टिन्यूटी में थे, दोनों ही कार्य चल रहे थे, जारी थे, तो दोनों ही कार्यों के साथ आपको किसका यूज करना है, दोनों ही वर्ब के साथ आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के रूल्स को फॉलो करते हुए सेंटेंसेस बनाने हैं, या जो फिल इन द ब्लैंक दिए होंगे उसको फिल करना होगा। वाइल मिसेज मालती वॉज कुकिंग फूड, हर चिल्ड्रन वर वॉचिंग टीवी। वाइल मिसेज मालती was cooking food for her children were watching टीवी। अब देखिए यहाँ पर was कुकिंग पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और वर वॉचिंग टीवी ये भी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ध्यान से देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, वाइल मिसेज मालती वॉज कुकिंग फूड, जिस समय, जिस अवधि के दौरान मिसेज मालती खाना बना रही थी, भोजन बना रही थी, हर चिल्ड्रन वर वॉचिंग टीवी, उसके जो बच्चे हैं वो टीवी देख रहे थे। तो जो पहला कार्य है भोजन बनाने का वह भी कंटिन्यू है, जारी है, पास्ट में जारी था, और दूसरी जो वर्ब है, दूसरा जो कार्य है टीवी देखने का वह भी पास्ट में चल रहा है, हो रहा है। तो जब पास्ट में दो कार्य, एक ही वाक्य में दो कार्य दिए गए हैं और दोनों कार्यों का संबंध किससे है, पास्ट से है, पहला कार्य भी चल रहा था और दूसरा कार्य भी चल रहा था, ऐसी कंडीशन में दोनों ही कार्यों के साथ पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज किया जाएगा। आई होप सो कि आपको ये भी जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो टॉपिक है, लाइक अदर वीडियोस एंड लाइक अदर क्लासेस, दूसरी क्लासेस की तरह ये भी समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट्स हैं तो आप बिल्कुल फ्री हैं, ओपन है, आके फ्रैंकली बात कीजिए और मुझे बताइए कहाँ पर आपको प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच।